हेलो फ्रेंड्स, एक प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव वाइज एनालिसिस जिसमें मैंने 2 वीडियो डाले हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखने चाहिए, वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है, उनके रिलेशन कैसे देखे जाते हैं। इस पे काफ़ी सारे डाउट्स हैं लोगों के और काफ़ी लोगों ने कहा कि इसका एक थर्ड पार्ट भी होना चाहिए कि इसके आगे क्या। ऑब्जेक्टिव तो समझ आया पर करना कैसे होता है काम। तो ये वीडियो इस चीज़ को एड्रेस करता है, मॉडल बिल्डिंग के बारे में है ये। इसमें मैं ये 2-3 रिसोर्स यूज़ करूँगा। एक तो books.com books.google.com पे नरेश मल्होत्रा बाय मार्केटिंग रिसर्च, अगर आप ये बुक देखें, इस बुक को मैं यूज़ करूँगा। थोड़ा सा जो सर ने लिखा है, हमें आना है इसके पेज नंबर 849। ये केसेस गिवन है कुछ, एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। एक तो मैं ये यूज़ करूँगा केस 3.10, और दूसरा अगर हम गूगल पे लिखते हैं ETD जंग हो ली, इन्होंने कैंसस यूनिवर्सिटी से PhD की है। अगर आप इस पे ETD स्टैंड्स पर इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, कोई भी PhD रिपोर्ट अगर आपको चाहिए जो फ्री डोमेन में है, शोधगंगा वगैरह भी इसके पार्ट हैं, तो वो आपको सिर्फ अपने कीवर्ड्स लिखने होते हैं। मैंने यहाँ ऑथर का नाम भी मुझे पता है, जंग हुली, मैंने उनका लिख दिया नाम। तो ये दूसरा PDF मिल जाएगा। इनका काम है कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में मैनहट्टन में इन्होंने काम किया 2012 में। इनका काम है इंसिडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये वन ऑफ द बेस्ट थीसिस मुझे लगी जो अभी तक मैंने देखी हैं। इन 2 को मैं काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ। तो उससे पहले कुछ प्रीवियस डाउट्स की हम बात कर लेते हैं, जो पहले 2 वीडियो के काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। मैंने कई जगह वर्कशॉप में भी बोला है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो वेरिएबल्स पे कंसंट्रेट करें। जैसे मैं ये मना करता हूँ जनरली कि टू स्टडी अ कंसेप्ट, ये एक बहुत एप्ट टॉपिक नहीं है, एप्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आपको, मतलब आप पढ़ सकते हैं अगर लगे कि भाई टू स्टडी समथिंग, पर ये तो पार्ट ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, वो तो करना ही करना होगा। तो आप कर सकते हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, अगर आपके गाइड ऐसे आपको सजेस्ट करते हैं, आपको करना चाहिए, पर ये स्टैटिस्टिकल नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर टू स्टडी समथिंग, इसका स्टैटिस्टिकल कोई इसमें टूल टेक्निक नहीं लगेगी। आप पढ़ लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, पर बार बार एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है रिसर्च स्कॉलर से कि जो भी आपने काम किया, क्या उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं? उस काम से पब्लिक को, सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, एकेडमिया को क्या हेल्प मिली? आपने कुछ स्टडी किया, आप नॉलेजेबल हो गए, पर इससे क्या बेनिफिट हुआ? उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये एक स्टैटिस्टिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अदरवाइज आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से टू सजेस्ट या टू रिकमेंड समथिंग, मुझे लगता है कि ये एक नेसेसरी पार्ट है, सजेशन या रिकमेंडेशन आपके थीसिस का। तो वो अलग से उसको लिखें हम टू सजेस्ट, मुझे थोड़ा सा कम सेंस करता है। मैं जो बेसिकली बात कर रहा हूँ वो वेरिएबल्स के बारे में है। तो मैंने बार बार बोला है कि ऑब्जेक्टिव 2 ही तरह के होते हैं। टेम्पलेट, उसके अगर हम क्लास देखें, या तो एक ऑब्जेक्टिव को मेज़र करें, टू मेजर ऑब्जेक्टिव, टू मेजर अ वेरिएबल, और टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ये 2 ही होते हैं। फर्स्ट, टू मेजर समथिंग, उस पर यूनिवेरिएट लगता है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, मीन, काउंट, ऐसे। और टू मेजर द रिलेशन, बेसिकली वो R ही लगता है। R के फिर बहुत सारे ऑफशूट हो जाते हैं, उसी का रिग्रेशन, T-टेस्ट, हाइपोथेसिस, GLM जिसे बोलते हैं, जनरल लीनियर मॉडल, वो उन्हीं के पार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो काम आप कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा होने चाहिए 2 ऑब्जेक्टिव, उनके रिलेशन निकालें या आप मेज़र कर लें। तो ये आप देख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। सेकंड, एक बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि जैसे टू डिटरमाइन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, हैप्पीनेस, स्ट्रेस, किसी भी चीज़ के फैक्टर, इसको कैसे करना चाहिए हमें? तो मुझे ऐसा लगता है इसको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप रिव्यू करें, आइडेंटिफाई करें अपने कुछ फैक्टर्स को। अब रिव्यू के बेस पे आप थोड़ा सा मेटा एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, और आप बोल देंगे ये आ गई फैक्टर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द फैक्टर्स। आंसर शुड बी द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही कर दें,
मेटा एनालिसिस वगैरह लगा के प्रीवियस लोगों ने ये काम किया हुआ। पर आप अपने काम में, मतलब ये तो एक तरह का एक आपका कंसेप्चुअल पेपर टाइप या वैसा हुआ। एम्पिरिकल पेपर में जब आप लोगों का डाटा कलेक्ट करके आप कुछ दिखाना चाहते हैं, तब दो तरीके हैं हमारे पास। या तो आप किसी भी तरीके से अगर रिव्यू है तो ठीक है, वरना खुद बात करके एक्सपर्ट ओपिनियन से कुछ आप बनाइए फैक्टर के ये हो सकते हैं, लोगों से डाटा लें, ये फिर रन करें और देखें कि रिस्पोंडेंट क्या सोचते हैं। जो रिस्पोंडेंट बोलें उसको आप आगे प्रेजेंट कर दीजिए EFA के बेस पे। या आपके पास रिव्यू है ऑलरेडी, कोई आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, मॉडल आपके पास बना हुआ है, तो आप CFA यूज़ कर लें और ये चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स जो आपने जो सोचा था और जो रिस्पोंडेंट्स ने जो दिया, क्या वो सेम है या नहीं है। तो CFA बेसिकली एक तरह का टेस्टिंग मैकेनिज्म है कि जो आपने सोचा और जो रिस्पोंडेंट्स ने दिया क्या वो सेम थे। तो यानी ये हमेशा मॉडल से शुरू होता है कि आपके पास एक मॉडल होना चाहिए। CFA कभी भी आपको ये नहीं कहता कि रिलेशन ऐसा है, ये चेक करता है वैलिडिटी रिलायबिलिटी के लिए। इसीलिए अगर दो वेरिएबल हैं और दोनों रेशो टाइप के हैं मेजरमेंट पे, तो उसको रिग्रेशन बोलते हैं। अगर दोनों में से एक भी हमारा लिकर्ट स्केल पे है तो पहले एडवाइजेबल है उसको आप वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक कर लें, उसके बाद आगे देख लें रिलेशन लगा के, जिसको पाथ एनालिसिस बोलते हैं। सो CFA इज़ अ चेकिंग मैकेनिज्म एंड पाथ एनालिसिस रिग्रेशन का ही दूसरा नाम है, वो होता है स्ट्रक्चरल पार्ट के लिए। तो दोनों को मिला के SAM बनता है। सो बेसिकली हम जो SAM बोलते हैं वो होता है CFA जो चेकिंग है, और प्लस पाथ एनालिसिस बोल दीजिए या रिग्रेशन बोल दीजिए। तो अगर दोनों ही रेशो मेजरमेंट पे है तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं वैलिडिटी रिलायबिलिटी की, तो सिंपल पाथ एनालिसिस या रिग्रेशन ही हो गया। और अगर हमारा दोनों में से एक भी लिकर्ट स्केल पे है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट में से, तो हम यूज़ करते हैं CFA पहले, फिर पाथ एनालिसिस। एमोस हमारा मीट्रिक डाटा को ही सपोर्ट करता है। अगर एक भी नॉन मीट्रिक है तब आप लिजरेल M+ उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है जिसमें आपको लगे। आपको पेपर हर तरह के मिल जाएंगे। लोग EFA भी लगाते हैं, लोग CFA भी लगाते हैं, EFA के बाद CFA भी लगाते हैं, CFA के बाद EFA भी लगाते हैं, जैसा लगे। मैं आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, एक काफ़ी डाउट्स लोगों को ये हुआ है कि जैसे हमने कहा टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, तो इसका आंसर आएगा द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो ये यूनिवेरिएट हुआ या मल्टीवेरिएट हुआ? बहुत ही जेन्युइन है ये। देखिए EFA या CFA तो हमेशा ही मल्टीवेरिएट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये मल्टीवेरिएट टेक्निक है। लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन समथिंग, जैसे यहाँ आप डिटरमाइन कर रहे हैं, आंसर आया F1 F2 F3, आप ये तो नहीं कह रहे ना इसके अंदर कि इनका आपस में रिलेशन देखें या उसका किसी और के साथ रिलेशन देखें, ये तो कहीं नहीं कहा हमने। तो इन दैट केस हमारा ये बनेगा कि टेक्निक तो है ये हमारी मल्टीवेरिएट, लेकिन हमारा जो टेक्निक्स जो फैक्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो यूनिवेरिएट है, क्योंकि हम कह रहे हैं टू डिटरमाइन द फैक्टर। अगर हम ये कहें ना इन फैक्टर का किसी और से रिलेशन निकलेगा, वो चेक करें, तो फिर उसको हम बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट बोलेंगे ऑब्जेक्टिव को। टेक्निक मल्टीवेरिएट है पर वो ये ऑब्जेक्टिव आपका अभी भी यूनिवेरिएट है, क्योंकि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि कौन से फैक्टर से। आंसर है द फॉलोइंग आर द फैक्टर, एक हो या ज़्यादा हो। हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इसका किससे रिलेशन है। उस पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा था टेक्निक नो डाउट ये मल्टीवेरिएट है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और कोई एक काफ़ी ये पूछते हैं कि एक्चुअली आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसी बारे में है कि स्केल क्या होता है और मॉडल क्या होता है। आपका PhD का पर्पज़ क्या है, पहले इसको डिफाइन करें। PhD के दो पर्पज़ हो सकते हैं या किसी भी काम के दो पर्पज़। एक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है, किसी ने कहीं पे कोई काम किया और आपने ये चेक किया कि क्या आपके टारगेट ऑडियंस पे आपके एरिया में वो काम करता है या नहीं करता। कोई एक मॉडल है, कोई एक स्केल है, उसको भी चेक कर सकते हैं। ये भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे काम करती है या यहाँ पे काम नहीं करती है। पर इससे एग्जिस्टिंग जो नॉलेज बेस है मैनकाइंड का, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने कहा कि जर्मनी में जो लोगों का स्ट्रेस के रीजन्स हैं, इंडिया में भी वही है और दो और हैं, तो ठीक है। लेकिन इससे कोई मतलब अगर आपने कहा दो और हैं फिर तो ठीक है। अगर आपने खाली ये कहा कि जिस जर्मनी का मॉडल यहाँ पे भी काम करता है, तो इससे कोई नई बात तो नहीं पता लगी ना, आपने वैलिडेट तो कर दिया। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि अगर आप एक नया वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर सकें या कोई नया रिलेशन बता सकें एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में, ह्यूमैनिटी का जो नॉलेज बेस है उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आप डाल सकें,
तो दैट इज़ मोर सीक्ड फॉर। तो स्केल और मॉडल ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आप स्केल भी बना सकते हैं, आप एक नया मॉडल भी बना सकते हैं। स्केल में हम क्या करते हैं, सिर्फ मेज़र करते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को। तो इसकी एक लंबी टेक्निक है स्केल को कैसे बनाया जाता है, आप गूगल करेंगे तो आपको इस पर मिल जाएगा, बहुत सारा है इसके प्रोसीजर्स हैं कि ऐसे ऐसे ये स्टेप्स होते हैं। मॉडल जो होता है ये हमेशा बनता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेस पे। मॉडल हमारा होता है वेरिएबल्स के रिलेशन को मॉडल बोलते हैं एज गिवन बाय द प्रीवियस। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा ये दिखाता हूँ जो नरेश मल्होत्रा सर ने दिया है अपने बुक के अंदर। इनका टॉपिक है एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रस्ट इन B2C ऑनलाइन शॉपिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट। इसका मतलब टॉपिक ये हुआ एंटीसीडेंट्स ऑफ ट्रस्ट मतलब व्हाट लीड्स टू ट्रस्ट, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रस्ट का मतलब अगर ट्रस्ट होगा तो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली 3 लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल जिनसे ट्रस्ट बने और ट्रस्ट से आगे कुछ बने। तो इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे दिया है कि क्यों ये स्टडी ली हमने, प्रॉब्लम क्यों लिया। बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि वाई दिस स्टडी शुड बी कंडक्टेड, बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट बहुत शॉर्ट में है पर ये काफ़ी समझ आएगा। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कुछ पर्सनल इंटरेक्शन किया गया, लोगों से बात की गई, ये कुछ फैक्टर लिए गए। सेवरल पास्ट स्टडीज़ चेन, बारन्स चेलप्पा की, कोफोरियर, हैम्पटन, सोसा, इनसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं लाइक प्राइवेसी, सिक्योरिटी, वेंडर रिप्यूट, बिल्ड ऑनलाइन ट्रस्ट। इतनी स्टडी ने दिया है कि हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली तो जब आप चेन एंड बारन्स का पढ़ेंगे पेपर, हो सकता हो पेपर 30 पेज का हो या 40 पेज का हो, हमें उसमें से कलेक्ट करने हैं वेरिएबल। फाइनली जो उन्होंने कंक्लूड किया होगा, उन्होंने इस तरह का काम किया कि प्राइवेसी, सिक्योरिटी या वेंडर का रेप्यूट से ट्रस्ट बनता है। देयरफॉर वी हाइपोथाइज हायर परसेप्शन ऑफ प्राइवेसी रिजल्ट्स इनटू हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट। नंबर 1 तो ये कैसी हाइपोथेसिस है, ये हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, हम नल पे काम नहीं करते। प्लीज़ अंडरस्टैंड, नल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स में लगती है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेस पे लगती है। रिव्यू के बेस पे नल हाइपोथेसिस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि प्रीवियस स्टडी है, उन्होंने प्रूव किया है कि इनका रिलेशन है, और नीचे कहना कि नो रिलेशन सेंस नहीं करता, मॉडल भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ मिले कि कुछ स्टडी हैं जिन्होंने कहा बनता है ट्रस्ट, कुछ ने कहा नहीं ट्रस्ट नहीं होता है उससे, तब हम बोल सकते हैं कि भाई हमें क्लियर नहीं है, 2 अलग अलग तरह के रिजल्ट्स हैं, तब नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अदरवाइज तो डायरेक्शनल होना चाहिए। हमने हाइपोथेसिस में ये भी नहीं लिखा कि प्राइवेसी का ट्रस्ट से रिलेशन है, इसमें लिखा है हायर परसेप्शन लीड्स टू हायर ट्रस्ट। इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइवेसी का परसेप्शन बढ़ेगा ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। सेकंड, हायर परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी लीड्स टू हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट। सिक्योरिटी का अगर परसेप्शन होगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा, और वेंडर का जो रेप्यूटेशन है उससे भी ट्रस्ट बढ़ेगा। तो अगर हम देखें 3 हाइपोथेसिस हैं और 4 वेरिएबल, प्राइवेसी 1, सिक्योरिटी 2, रेप्यूट 3 और ट्रस्ट 4, कुल मिला के चौथा हो गया। 4 हमारे पास चीज़ें हैं। तो ये H1 में डिफाइंड है, H2 में, H3 में। इसका क्या बेस है, वो इन प्रीवियस स्टडीज़ में गिवन है। तो ये हमारी होगी हाइपोथेसिस। इसी तरह से एक अलग स्टडी की गई, दास, साजी ने, सेलेम ने, उन्होंने बताया कि इंक्रीज इन ट्रस्ट इंक्रीजेज द परचेज इंटेंशन। जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना परचेज इंटेंशन बढ़ेगा। अब टोटल वेरिएबल हो गए हैं 5, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रेप्यूट, ये एंटीसीडेंट्स है, इनसे ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट से शॉप ऑनलाइन इंटेंशन हो जाएगी ऑनलाइन शॉपिंग की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकल गया कि ट्रस्ट जो है वो मीडिएटर है परसेप्शन से और इंटेंशन का। उसके लिए अलग से आपको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी तरह का कि ऐसा क्यों लगा हमें। तो इन्होंने और फर्दर दिए हैं, बहुत सारी स्टडीज़ मेंशन की हैं, ये स्टडीज़ हो गई। इन्होंने ये दिखाया है कि जितना हमारा ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड अ मीडिएटर बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेब कैरेक्टरिस्टिक्स, कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परचेज इंटेंशन। देयरफॉर इन्होंने बनाया ट्रस्ट मीडिएट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेसी ऑन दिस। मतलब अगर ए से बी, बी से सी है, इसका मतलब ये नहीं हो गया बी ऑटोमेटिकली मीडिएशन है, वो सेंस करना चाहिए। अगर आपके पास रिव्यू है वो रिव्यू भी आप दें। तो ये अपनी होगी H5। और फाइनली इन्होंने एक मॉडल के फॉर्म पे ये दे दिया है बना के कि ये हो गया पूरा, जिसको हम मॉडल बोलेंगे। मॉडल का मतलब हो गया हमारा कि 3 तो ये वेरिएबल हैं, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल, 5 वेरिएबल हैं, 4 हाइपोथेसिस हैं। ये वेरिएबल, ये रिलेशन डिफाइंड है H1 में,
H1 हाइपोथेसिस, H1 का जो बेस है कहाँ से आया, वो स्टडीज़ मेंशन है। तो अब एक इससे ये भी क्लियर होगा कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो वो नहीं लिखते कि शर्मा ने ये स्टडी की, गुप्ता ने ये स्टडी की और 70 पैराग्राफ लिख दिए, ऐसे नहीं लिखते। हम हमेशा लिखते हैं एक थीम बेस्ड, यानी सिक्योरिटी का ट्रस्ट से इसकी कितनी स्टडी हुई वो एक जगह, उसके बेस पे ये हाइपोथेसिस बनी। दूसरा ये बना, ये 4 और एक H5 है जो मीडिएटर है। ये हमारा एक मॉडल कहलाएगा जो हम जहाँ से काम शुरू करेंगे। अब यहाँ तक के काम के बाद तो क्वेश्चन ये आया कि ये तो काम हो चुका है, इसमें आप क्या करने वाले हैं। वही 2 बातें, पहला तो ये चेक करें क्या ये आपकी टारगेट ऑडियंस के ऊपर एप्लीकेबल है, आपकी मार्केट में लगता है तो ये चेक कर सकते हैं। ये भी कंट्रीब्यूशन है पर उतना नॉवेल्टी नहीं है, नहीं तो चीज़ कुछ नहीं आई, आपने चेक किया हाँ ये हमारे भी लगता है, फाइन। लेकिन अगर इसमें अब आप देखेंगे ट्रस्ट सिर्फ इन 3 पे थोड़ी डिपेंड करता है, ट्रस्ट तो किसी और पे भी करता है, चौथा, पाँचवा, छठा, इसके अंदर आप बहुत सारे अभी और वेरिएबल्स ले सकते हैं जिनको कंट्रोल वेरिएबल ले सकते हैं। ट्रस्ट जो है वो आपके एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा, ट्रस्ट आपके जेंडर पे डिपेंड कर सकता है, ट्रस्ट आपके एज पे डिपेंड कर सकता है, एक एज के बाद आप थोड़ा कम ट्रस्ट करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो वो सारे वेरिएबल भी तो इफ़ेक्ट करेंगे, तो उनको आप कंट्रोल वेरिएबल भी ले सकते हैं। और बहुत सारे वेरिएबल आप नोवेल्टी डाल सकते हैं कि ये जनरली ये है, अभी तक स्टडी में ये नहीं हुआ है। यही चीज़ जो जंग हू ली हैं उन्होंने दिखाई है, एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, बाई चांस टॉपिक इनका भी सेम है। तो इन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया है, लिटरेचर रिव्यू में इन्होंने सारा डिफाइन किया, जॉब सेटिस्फैक्शन ये क्या चीज़ है, हार्ट्सबर्ग की थ्योरी इन्होंने डिफाइन की, एंगेजमेंट को इन्होंने डिफाइन किया, और यहाँ पे इन्होंने सारे देके टोटल बनाया। एम्प्लॉई एंगेजमेंट इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट इज़ रिलेटेड विद इंट्रिंसिक रिवार्ड, इंट्रिंसिक रिवार्ड आर रिलेटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए एंगेजमेंट से रिवार्ड, रिवार्ड से सेटिस्फैक्शन और एंगेजमेंट से सेटिस्फैक्शन, एक ट्रायंगल बनेगा ये, और ट्रायंगल हमेशा मीडिएटर टाइप का दिखाता है। इंट्रिंसिक रिवार्ड मीडिएट्स द रिलेशन बिटवीन एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, वो बता भी गई। फिर कमिटमेंट पे इन्होंने कहा, और कमिटमेंट पे करने के बाद इन्होंने इसकी भी एक हाइपोथेसिस बनाई। फिर लीडर मेंबर एक्सचेंज, इसकी एक हाइपोथेसिस देंगे लीडर मेंबर एक्सचेंज के बाद, मैं एंगेजमेंट इज रिलेटेड विद लीडर मेंबर एक्सचेंज। कमिटमेंट है तो आप ये देख रहे हैं ये थीम बेस्ड चल रहा है, इसका और इसका सारी स्टडी एक जगह। तो अल्टीमेटली बात ये आती है कि हमें एक बहुत ही रोबस्ट हमारे पास रिव्यू होना चाहिए। एक पेपर पब्लिश ना होने का ये भी कारण रहता है कि हमारे पेपर एनालिसिस पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल बिल्डिंग पे बहुत ही कम करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा काम होने के बाद सारी हाइपोथेसिस बनी और फाइनली एक मॉडल बनेगा कि ये है जो ये प्रपोज कर रहे हैं। एंगेजमेंट से रिवार्ड, रिवार्ड से JS, एक ये, इससे लीडर मेंबर एक्सचेंज AOC। अब आपको कोई भी और लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है लीडर मेंबर एक्सचेंज से सेटिस्फैक्शन हो, तो इसके 3 तरीके हैं। या तो इसका कोई रिव्यू एग्जिस्ट करता हो, इस मॉडल ने नहीं लिया, आपको लगता है कि मीनिंग होना चाहिए, लाइक कमिटमेंट, अगर सेटिस्फाइड है तो कमिटमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा रिलेशन हो, ये रिलेशन हो, कुछ भी। तो या तो उसका कोई रिव्यू एग्जिस्ट करता हो, रिव्यू नहीं हो, एक्सपर्ट्स ने कहा है, एक्सपर्ट्स ने भी नहीं मिले कोई, तो आपका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आपने देखा है लीडर सेटिस्फैक्शन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। कोई कंपनी का एग्जांपल है, किसी कॉर्पोरेट का एग्जांपल है, कुछ भी आप उसके बेस पे बता सकते हैं। ये आपका कंसेप्चुअल होगा कि हमारा ये आइडिया है कि ऐसा भी होना चाहिए, दैट्स ए प्रपोज्ड मॉडल। ये मॉडल है जो थ्योरी के बेस पे आया। तो आई होप आपको वो बात थोड़ी सी शायद क्लियर हो जो मैं बोलता हूँ, एवरीथिंग इज़ वेरिएबल, वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से सोचना है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ नथिंग बट अबाउट द वेरिएबल्स, एक ये वेरिएबल। इस पे फाइनली जब आप अपना काम करेंगे, मैं इनका रिजल्ट आपको दिखा दूँ, इन्होंने CFA वगैरह यूज़ किया है। इनका ये कहना था ये मुझे मिला, एक तो ये सारे ठीक मिले, ये नहीं मिला, डॉटेड मतलब इनके डाटा सेट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। एडिशनली लीडर मेंबर का ये भी रिलेशन मिला जॉब सेटिस्फैक्शन से, और JS का इस पर भी मिला। ये एडिशनल, ये इनका कंट्रीब्यूशन होगा इस मॉडल के अंदर। कि एंगेजमेंट के अंदर आप बात करें तो ये याद रखें, सेटिस्फैक्शन खाली इन पे नहीं डिपेंड करता, रिवार्ड बेस पे, लीडर के ऊपर भी, लीडर मेंबर एक्सचेंज पे भी करता है, और कमिटमेंट सेटिस्फैक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो ये इनका डाटा सेट इस चीज़ को प्रूव कर रहा है। ये वो नॉवेल्टी है जो इन्होंने एग्जिस्टिंग डाटाबेस में दी। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए, मॉडल बिल्डिंग। अब मॉडल बिल्डिंग से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे।
बेसिकली जो भी इसमें आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कोई कंट्रोल वेरिएबल के साथ है, कुछ नया रिलेशन आप कर रहे हैं, वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो अगर आपके पास वेरिएबल हैं तो आपके पास रिव्यू भी ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, और रिव्यू है तो गैप भी पता लगेंगे, और गैप ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपके बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट ऐसे होने चाहिए। सो मॉडल अगर एक है तो एक चीज़ आप ये भी देखें कि आपका रिव्यू, आपकी हाइपोथेसिस, आपके ऑब्जेक्टिव और स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक, ये चारों इनसेपरेबल हैं। ये आपकी चॉइस नहीं है आप कहीं कुछ भी लगा दें। हमेशा जब आपका एक रिव्यू करेंगे, रिव्यू एक रिलेशन देगा, सारे रिलेशन को एक जगह पे डालना मॉडल है। मॉडल के अंदर ये सब जो चीज़ें किसका क्या रिलेशन है, ये हाइपोथेसिस है। और फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव है कुछ भी नया चेक करना, या तो एग्जिस्टिंग मॉडल को चेक करना या इसमें कुछ नया प्रपोज करना। अब ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन में 4 स्टेटमेंट थी, अब एक 5वीं मैंने डाल दी है। यहाँ पर कुछ था, इसके 2 मैंने कम कर दिए। क्या वो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, क्या वो ओके है? क्या हम ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल ओके हैं ये सभी चीज़ें, प्रोवाइडेड आप स्टेटिस्टिकली दिखाएं कि जब आपने 2 स्टेटमेंट ड्रॉप कर दी तो आपके रिजल्ट इंप्रूव हो गए। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें सैम का नॉलेज होना चाहिए। एमएलई मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, किस तरह से काम करता है और गैप क्या आते हैं, वो थोड़ा सा आपको फंडामेंटल्स उनके पता हों, पर ऐसा कर सकते हैं। पर सिर्फ 2 स्टेटमेंट डालना कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे कंट्री में ऐसा होता है, दैट्स नॉट एप्ट। वहाँ पर आपको ये स्टैटिस्टिकली दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इससे मेरे रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हैं। इम्प्रूव होते हैं का मतलब ये होता है कि आपका C min/DF वैल्यू कम हो रही है या आपका गैप जो है वो कम हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल। तो सबसे पहले आप अपना मॉडल बनाने की कोशिश करें, बाद में ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। So that will be quite helpful. I hope this video is useful. Thank you.